लाइव आया क्या कोई? देखो एक बार थोड़ा जूम कर दो इसको। अब ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे को अच्छे से दिख जाएंगे ना। नमस्कार साथियों, मैं गौतम और आज हम अपनी क्लास जो है प्रयास के सानिध्य में शुरू कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे अपने पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी आज अपनी जो क्लास रहेगी वो अपन ओलंपिक के क्वेश्चन इसमें सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रश्न जो है वो देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब घर आके अपन देखते हैं और उसका मेन आंसर जब हमारे सामने आता है तो कई बार हमारे साथ लोचा हो जाता है। तो प्रणाम हंसा, प्रणाम। तो आज जो क्लास है इसमें हम बेसिक थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन ही उठाए हैं आज की क्लास में। मैंने धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो जाएंगे मेरे पढ़ाने के तरीके से, ओलंपिक से, तो फिर हम इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी अपन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो जो क्लास देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश ये रहेगी कि आपको रिफाइंड मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ऐसा मटेरियल आपको दें कि आपको बार बार यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। बहुत सारी क्लासेस जगह जगह चल भी रही है, तो ये है कि कुछ आपको ऐसा मिले तो आपका टाइम ख़राब नहीं हो। तो बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। गुड इवनिंग पवन जी। तो ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। दो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए। किसी का भी पहला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी इसे मुहूर्त खराब नहीं हो जाए, इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने उठाया है। गुड इवनिंग अजीत जी, गुड इवनिंग। दो प्राचीन ओलंपिक खेलों के बीच का समय, जब जैसे दो ओलंपिक जो हो रहे हैं उनके बीच का समय क्या कहलाता है, आपको बताना है। गुड इवनिंग नेमी। बी, बिल्कुल जैसा उम्मीद था बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के आंसर आए हैं। और मैं चाहता था कि पहला क्वेश्चन आप सबका सही हो और सभी का सही है। बात करते हैं अपन ऑप्शन की। ऑप्शन आपने यहाँ पे देख लिया होगा, बी इसका सही है, ओलंपियाड। ओलंपियाड क्या है कि वो बीच का समय है, जो दो ओलंपिक के बीच का जो समय है उसे अपन क्या कहते हैं, ओलंपियाड कहते हैं। एरा, एरा एक जोन होता है ना, टाइम का जोन होता है। डिकेड 10 साल होते हैं। स्पॉन्डी आगे आएगा, नॉर्मल वर्ड है, ये एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। मधुरेश्वर, सुमन गिल, वेलकम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने समय दिया, आप यहाँ पधारे। दूसरा प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं वो किस देवता को समर्पित है। आपको बहुत इजी लग रहे होंगे प्रश्न, लेकिन इसके साथ में जो व्याख्या आपको मिलेगी, मेन मटेरियल वो है। प्रश्न सब जगह साधारण ही होते हैं, आपको बाद में साधारण से ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जहां आप कंफ्यूज भी होंगे। वेरी गुड इवनिंग आनंद जी, गुड इवनिंग सुमन जी, गुड इवनिंग। बताइए फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुभाष जी नमस्ते, जल्दी आइए फटाफट। बिल्कुल, ओलंपिक खेल जो है वो जूस के सम्मान में, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो किसके सम्मान में किया जाता है, जूस के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपोलो और पोसाइडन और हेरा, ये कौन है, इनके बारे में आप बताने की कोशिश करें अगर आपको पता है तो। एक तो आप ये बताओ कि हेरा कौन है, फटाफट बताओ, टाइप करो फटाफट, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपोलो कौन है, जूस कौन है और पोसाइडन कौन है, ये सब ग्रीक गॉड हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देवता हैं ना हिंदुस्तान में, वैसे ही इनके देवता भी हैं, वैसे ही इनकी पूजा होती थी, वैसे ही इनके मंदिर थे, वैसे ही इनके मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती होती थी, है ना। पता नहीं, पत्नी, ओके बिल्कुल, हेरा जिसकी
ये बहुत अच्छा एग्जैक्ट कमेंट ये है कि ये जूस की पत्नी भी थी और ये जूस की बहन भी थी। बहुत अच्छा सुमन, बहुत अच्छा, बिल्कुल। हेरा क्या है? जूस की पत्नी भी है और जूस की बहन भी है। जूस बिल्कुल वैसे ही है, इनका गॉड जूस बिल्कुल वैसे ही है इनके मेथोडोलॉजी के अंदर, जिस तरीके से अपने जो जो हिंदू रीति रिवाजों में अपन जहाँ पे सूर्य को मानते हैं उसी तरीके से, सॉरी शिवा को मानते हैं, शिव को मानते हैं, वैसे ही अपन इनके यहाँ पे जूस को माना जाता है। वो भी ओलंपस पर्वत पे रहता है, अपने कैलाश पे रहते हैं। वैसे गुस्सैल ये भी हैं, इनके जूस भी इतना ही गुस्सैल है जैसे अपने भगवान शिव हैं। तो इनके देवताओं की जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डिट्टो हमारी कहानियों से मिलती है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो सेम हमारे देवताओं के जैसे हैं, बिल्कुल। पोसाइडन, बिल्कुल पोसाइडन, पोसाइडन क्या है? समुद्र का देवता है। किसका देवता है? समुद्र का देवता, ठीक है। और इसके सम्मान में कौन से खेल होते हैं? इस्थमियन खेल। कौन से खेल होते हैं? इस्थमियन खेल यहाँ पर होते हैं। और दूसरे ऑप्शंस पे अपन जाएंगे। अपोलो, अपोलो के सम्मान में कौन से खेल होते हैं बताएं जल्दी। अपोलो बिल्कुल सूर्य का देवता है। अपोलो, अपोलो किसका देवता है? सूर्य का देवता है। सूर्य का घावों को भरने वाला देवता है, रोग मिटाने वाला। वेल नोन सिंपल सी बात है कि सूर्य क्या करता है, कहते हैं ना किस चीज में सबसे ज्यादा खुशबू है, कि सूर्य की धूप में कैसी बदबूदार चीज आप सूर्य के सामने रखो उसके बाद उसमें ठीक हो जाती है। तो अपन बात कर रहे थे अब अपोलो, अपोलो के सम्मान में, अपोलो के सम्मान में कौन से खेल होते हैं बताएं जल्दी। कौन से खेल होते हैं? पीथियन। कौन से खेल होते हैं? पीथियन खेल। कौन से खेल होते हैं? पीथियन। पीथियन खेल कहाँ पे होते हैं बताएं फटाफट। देखो प्रश्न चाहे आप एक दिन में एक ही पढ़ें, मैं कह रहा हूं कि टॉपिक चाहे छोटा सा भी कवर करो, लेकिन आपको उसको दोबारा उसके साथ माथा नहीं मारना पड़े। इस तरीके से उसको आप बिल्कुल क्लियर कर लो जड़ से एकदम। बताओ फटाफट, पीथियन खेल कहाँ पे होते थे आपको बताना है, फटाफट बताओ। पीथियन खेल कहाँ पे होते थे जल्दी बताओ। और पोसाइडन के इस्थमियन खेल कहाँ पे होते थे ये भी आपको बताने हैं। बिल्कुल, ये कहाँ होते थे? डेल्फी में। कहाँ होते थे? डेल्फी में। और इस्थमियन खेल कहाँ पे होते थे? कोरिंथ में। क्या होते थे? कोरिंथ में। कहाँ होते थे? कोरिंथ में। ये सब चीजें आपने कवर कर ली है। अब आप थोड़ा सा इस पे और ध्यान देंगे। अब आपको बात करनी है कि किस में क्या चीज ऐसी फेमस थी जो दी जाती थी, है ना, पुरस्कार के रूप में किसमें क्या मिलता था, आपको ये बताना है। एक जो सबको आप वेल नोन है, अच्छे सबको जानते हैं, जो जूस के सम्मान में होते थे ओलंपिक खेल। कौन से होते थे? ओलंपिक खेल। कौन से होते थे? ओलंपिक खेल। दूसरे खेल कौन से होते थे? नीमियन खेल। कौन से होते थे? नीमियन खेल। दो खेल जो थे ये दोनों खेल किसके सम्मान में होते थे? ये दोनों खेल जो है वो जूस के सम्मान में होते थे। अब हर ओलंपिक के अंदर, वेरी गुड इवनिंग, हर ओलंपिक के जैसे ओलंपिक है वैसे ही हर खेल के अंदर कुछ न कुछ विशेष दिया जाता था। आपको ये देखना है और बताना है कि किस खेल के अंदर क्या इनाम या पुरस्कार दिया जाता था। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीथियन खेल। पीथियन खेल में क्या दिया जाता था बताइए फटाफट। जैसे जैतून की पत्तियां दी जाती थी ओलंपिक खेलों में, आपको पता है ओलंपिक खेलों में जैतून की पत्तियां थी। और वो जैतून की पत्तियां अगर आपको लाइव देखनी है तो आप जब मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का मेडल लगा था तो उनके सर के ऊपर उन्होंने पहनी हुई है, आप देख सकते हो। राम राम सावनमल जी, बताइए फटाफट। आपको ये बताना है कि अपोलो को पीथियन खेलों में, है ना, अपोलो के जो सम्मान में पीथियन खेल होते थे उसमें इनाम में क्या दिया जाता था, बताओ फटाफट। देखो इसका आपको सबको पता है ना। जूस के सम्मान में जब इनाम के तौर पे थोड़ा और डिटेल बता देता हूं मैं तुम्हारे को इसकी, ठीक है। जब तक मैं इसकी डिटेल बताता हूं तब तक आप इनको क्या क्या दिया जाता था वो भी आप थोड़ा गौर करके बताएं। जूस जो है, जूस के सम्मान में कोइटन, कोइटन नाम का एक पेड़ था, ठीक है। उसके कई नाम है वैसे। वहां पे एक ये कोइटन जो था ये किसका पेड़ था? ये जैतून का पेड़ था। किसका पेड़ था? जैतून का। और इस जैतून के पेड़ के बारे में ये माना जाता है कि इस पेड़ को खुद किसने लगाया था? हरकुलस ने।
हरकुलस या हरकिलस, कई नाम अलग अलग इनके रहते हैं। हरकुलस ने खुद ने इस पेड़ को वहां पर उस ग्राउंड के अंदर या उस वाटिका के अंदर लगाया था, इसलिए ये अपने आप में क्या है, पवित्र पेड़ है। इसकी टहनियों की जो बना करके ताज पहनाया जाता था, ठीक है, इसलिए ये विशेष है। अब जब एथेंस में दोबारा गेम हुए थे, जब अपने मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के मेडल लगा था, उस टाइम बिल्कुल लॉरेल, लॉरेल व्रेथ, किसमें, लॉरेल व्रेथ, बताना आपको क्या मिलता है, लॉरेल व्रेथ। लॉरेल व्रेथ होता क्या है, लॉरेल व्रेथ क्या होता है, पीथेन खेलों में क्या लिया जाता है, लॉरेल व्रेथ। व्रेथ का मतलब क्या है कि एक लॉरेल एक पौधा है, उसकी पत्तियां हैं, उनको गूंथ के, बिल्कुल, बहुत अच्छे, अच्छी तैयारी है सांवर जी आपकी। उसकी पत्तियों का गुथा हुआ एक गोल, जो अपने इस तरीके से गोल उसको गूंथ करके उसको ऐसे हाथ से दिया जाता था। अब आपको बताना इस्तीमेन खेल में क्या दिया जाता था, बताइए। इस्तीमेन खेल का बताओ शाबाश, सांवर जी आपसे उम्मीद है, बताओ जल्दी। चलो ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब इस्थिमियन खेल जो कोरिंथ में होते थे, इसमें क्या दिया जाता था, बताओ फटाफट। इसमें दिया जाता था पाइन की पत्तियों का ताज। किसका, पाइन की पत्तियों का ताज। पाइन क्या होती है, चीड़, चीड़ होती है ना, चीड़ की लकड़ी होती है। परिस्तों का ताज, बिल्कुल, परिस्ता किसको बोला जाता है, पाइन को ही बोला जाता है। चीड़ को क्या बोला जाता है, लोकल भाषा में से क्या बोला जाता है, परिस्ता, ठीक है। अब एक गेम अपन ने यहाँ और बात करी है, नीमियन गेल, चीड़ की पत्तियां, बिल्कुल। सावर जी एक क्वेश्चन स्पेशल आपसे ही है, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी है। इस लेवल से कम की तैयारी में पार भी नहीं पड़ेगी, लगातार मेहनत करते रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन के जो आंसर इतने फ्रीक्वेंटली और इतने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब अपने पास एक चीज़ और बच गई, अपन ने एक गेम का और यहाँ पे जिक्र किया था, जूस के सम्मान में होने वाला एक गेम का और जिक्र किया था, उसका नाम था नीमियन खेल। नीमियन खेल में क्या दिया जाता था, ये आपको बताना है। बिल्कुल, अजीत सिंह जी ने सही बताया, वाइल्ड सेलेरी, यानी कि जंगली अजवायन। किसको, जंगली अजवायन, ठीक है, जंगली अजवायन के पत्तों का ताज यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है। हाँ, वाइल्ड, वाइल्ड कैलरी या सैलरी जिसको बोलते हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, जो जंगली नस्ल है अजवाइन की, उसकी पत्तियों का यहाँ पे दिया जाता था। ये आपके एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, किस देवता को समर्पित है, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी विशेष नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप इसको ढंग से इसका डिसेक्शन करोगे, जब इसकी एनाटोमी देखोगे, इसको चीर फाड़ के इसके अंदर की चीज़ें देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक शब्द एक कहानी कहता है, और हर एक शब्द के पीछे मिनिमम 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके की डिटेल स्टडी अगर आप करोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी ऊपर ऊपर का पढ़ोगे तो वो हो सकता है ऊपर से ही निकल जाए, ठीक है। ले अगला क्वेश्चन, ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। अरे थैंक यू। चलो अपन बात करते हैं, प्रथम प्राचीन ओलंपिक में सर्वप्रथम विजयी होने वाला खिलाड़ी कौन था। सिंपल है, इसके अंदर नहीं घुसेंगे अपन, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, फटाफट आंसर दे दो, सबको आता भी है। बताइए फटाफट, प्राचीन ओलंपिक खेल की बात हो रही है, आधुनिक का आंसर मत दे देना, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल का आपको बताना है कि सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम विजयी होने वाला व्यक्ति कौन था। सी, सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है। यहाँ पे कौन है, कोराबियस, कौन है, कोराबियस। अब कोराबियस कौन था, कोराबियस, इस ओलंपिक की क्या खासियत थी, बिल्कुल सी सावर जी, सी अजीत जी, एंशिएंट, राइट। तो इसमें क्या है, कोराबियस कौन था, कोराबियस एक हेलेनिक नस्ल का बंदा था। हेलेनिक नस्ल समझते हो, कि जो लोग वहां पे पर्टिकुलर रहने वाले लोग थे, यूनान और यूनान के आसपास के लोग, जिनके गोल्डन बाल हैं, और जिस नस्ल का सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर था। प्रेरणा सिंह सर, मोबाइल है आपका, आपके पास मेरा कल सुबह ले लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि कोराबियस क्या था, एक हेलेनिक नस्ल का बंदा था, क्योंकि हेलेनिक नस्ल के लोग उसमें भाग ले सकते थे। और हेलेनिक नस्ल कौन सी थी? जो ग्रीस के आसपास जो लोग रहते थे, चमकीले बालों वाले, गोल्डन हेयर्स, जिसका अलेक्जेंड्रिया अपन उसको जानते हैं, जिसको पूरा दुनिया जानता है, सिकंदर मान। तो कोराबियस उसी नस्ल का बंदा था और ये एक रसोइया था। क्या था? एक रसोइया। इसने भी इसमें भाग लिया था और इसमें सबसे पहले जीतने वाला व्यक्ति कौन था? कोराबियस। ठीक है, अब बात करते हैं जेम्स कॉलोनी, स्पेरिडिन, लुइस और कॉल शूमन। इनको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि इन तीनों के प्रश्न आगे मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे दिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक में विवाहित महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था कि नहीं था? क्या इनकी स्थिति थी आपकी? बिल्कुल, यूनान की पवित्र नस्ल। एक तो भी हाँ ये देख सकते थे, भाग ले सकते थे, है ना। दूसरा अधिकार नहीं था, क्लियर। तीसरा केवल भाग लेने का अधिकार था, केवल देखने का अधिकार था। फटाफट बताओ इसके बारे में। अगर कुक, बिल्कुल कुक था। इसके बारे में, इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हो तो प्लीज शेयर करें, है ना। नहीं तो फिर आपको डिटेल से मैं इसका करता हूँ डिसेक्शन। अभी चीर फाड़ करते हैं अपन इसकी। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ओके, और ठीक है, बिल्कुल अधिकार नहीं था। राइट, आंसर आपका एकदम सही है, नहीं था। तो कितने की छूट थी, किसको छूट थी वो बताओ। फिर आप आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, अपने पास बहुत टाइम पड़ा एग्जाम के अंदर। उस एग्जाम तक ये क्लास अगर चलती रहेगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ दे दूंगा मैं आपको। नहीं था, बिल्कुल। कुछ और विशेष, चलो टाइम खराब नहीं करते, आपको बताते हूँ मैं आपको। देखो इसमें क्या है कि विवाहित महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था या नहीं, क्वेश्चन ये। तो बिल्कुल अधिकार नहीं था। विवाहित को नहीं था, इसका मतलब अविवाहित को था। ठीक है, अविवाहित महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। अब आप मेरे को इतना बताओ, बिल्कुल दैट्स द राइट आंसर। रागिनी सिंह ने बताया पुजारिन में इसी डेमेत्रीज। बिल्कुल, इसमें और कौन यहाँ उपस्थित रह सकता था? यहाँ उपस्थित रह सकती थी डेमेत्रिस। और डेमेत्रिस कौन सी थी? जो मंदिर की पुजारिन होती थी। बहुत बढ़िया, मैं यही आपसे इंतजार कर रहा था कि कोई ये लिखे। वो लोग जो उदास नहीं थे उनको अनुमति, दास नहीं थे, बिल्कुल उदास नहीं, दास। उदास नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। एक कुछ और उसमें डिस्कशन करते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं था। तो प्राचीन ओलंपिक में जो सबसे पहले जो महिला घुसी थी उसका नाम क्या था? बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। जो प्राचीन ओलंपिक में सबसे पहली एक महिला जो थी वो बिना परमिशन के अंदर घुस गई थी, क्योंकि उसका बेटा भाग ले रहा था। उसका नाम था फेरिंस। क्या था उसका नाम? फेरिंस। और उसके बेटे का नाम था पीसीडोरस। कौन सा था? पीसीडोरस। ठीक है, पीसीडोरस किस खेल का था? बॉक्सिंग का। कौन से गेम का था? बॉक्सिंग का था। अपन कितना भी पढ़ा लें, कितना भी पढ़ लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा हमारे आगे नहीं आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें और मुझे किसी स्टूडेंट ने बताई थी। बिल्कुल, देमेत्री मंदिर की पुजारिन है, बिल्कुल, धान की देवी। बिल्कुल। तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉक्सिंग में पीसीडोरस ने भाग लिया था। इससे पहले जो फेरेंस थी उसका भाई और उसका पति भी मेडल जीत चुके थे, इसलिए उसको बिल्कुल हस्बैंड, ब्रदर एंड सन। बिल्कुल रागिनी, आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, तो उन्होंने भाग ले रखा था, इसी एवज में इसको छोड़ दिया गया था। ये तो पूरा खानदान ही गोल्ड मेडलिस्टों का है, तो इसको तो क्या ही सजा देंगे। प्राचीन समय में, प्राचीन ओलंपिक के अंदर हो चाहे आधुनिक ओलंपिक के अंदर हो, जो ओलंपिक मेडलिस्ट होता है उसका एक अलग ही ऑरा होता है, उसकी एक अलग इज्जत होती है सोसाइटी के अंदर। ये उस समय भी थी और ये आज भी है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बलविंदर जी। शायद 2% चले गए। आज की क्लास में हो सकता है आपको ऐसे लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, ये मेरा पहला दिन है। आपका रिस्पांस अगर सही रहा तो धीरे धीरे हम वहाँ तक भी जाएंगे जहाँ तक आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जिस चीज़ को लेने के लिए आप आए, वो सब चीज़ें मिलेगी। साधारण क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं कि अपना पीटीआई का लेवल मोस्टली बनाने वालों के लेवल पे डिपेंड करता है, अपने उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अपन ने कितनी की स्टडी कर रखी है।
है ना। वेरी गुड इवनिंग। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इजी फुटकर छोटे क्वेश्चन है जो हर कहीं अवेलेबल है उनको इग्नोर कभी मत करना। वो प्रश्न भी इतने ही आते हैं, ठीक है, और वो ही आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आपकी तैयारी धरी धराई रह जाती है, पेपर आता है ऊपर ऊपर से एकदम ऐसे लड्डू पेपर आ जाता है। बिल्कुल, हेलेनोडिकोस, ठीक है, हेलेनोडिकोस। खेलों में निर्णायक किसको कहा जाता था? हेलेनोडिकोस। अब हेलेनोडिकोस की संख्या कितनी होती थी बताओ फटाफट। ओलंपिक में हेलेनोडिकोस जो हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी होती थी और इनका क्या क्या काम था, इस पे अपन बात करेंगे। बी, हेलेनोडिकोस। हेलेनोडिकोस क्या थे? ये एक, बताओ फटाफट, हेलेनोडिकोस कौन थे? ये निर्णायक थे, ठीक है, और इनको बोला जाता था जज। क्या बोला जाता है? जज। उस टाइम के एक तरीके से निर्णायक जज या निर्णायक थे। एक कमेटी बनती है, अपन कोई प्रतियोगिता में जाते हैं ना, वाद विवाद मिटाने वाली कमेटी, ये बिल्कुल उसी तरीके के लोग होते थे। और हेलेनोडिकोस का जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जो इस अक्षर का अर्थ है, वो कहीं मैंने पढ़ा था, उसका अर्थ होता है यूनान का निर्णायक, ठीक है, यूनान का निर्णायक या यूनान का जज या भाग्य विधाता जो भी है। तो कुल मिलाकर के इसका काम क्या था कि ये जो भी इससे संबंधित निर्णयों से संबंधित जितनी प्रॉब्लम थी वो हेलेनोडिकोस देखते थे। और ये टीम होती थी 10 लोगों की। कितने लोग होते थे संख्या में? कितने होते थे? 10। इनकी संख्या कितनी होती थी? 10 लोगों का एक ग्रुप होता था। बाकी पुजारिन देमेत्रिस थी, आगे इससे रिलेटेड पर्सन आएंगे। हेराल्ड ऐसे ही दिया गया है। फिडियास का भी पर्सन आगे है। अब अपन बात करते हैं विजेता की संगमरमर की मूर्ति बनाने वाले को क्या कहा जाता था। बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, आज पहला दिन है। सर ऐड बंद करवा दो, क्लास के बीच में आवा है। प्रयास वाला कितना कमाओगा? मैसा ही तो ले, हमसे तो ले रखा है। अच्छा आपने ऑनलाइन ले रखा है क्या? ओके, बोलता हूँ अभी। अभी तो सुनील है नहीं, बोलता हूँ। बताओ फटाफट, विजेता की संगमरमर की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सावरमल जी कहाँ से हो आप? बताओ फटाफट। फिडियास, बिल्कुल सी, फिडियास। फिडियास कौन होते थे? मूर्ति बनाने वाले। हेलेनोडिकोस के बारे में अपने पढ़ चुके हैं ना हेलेनोडिकोस के बारे में। स्पॉन्डिफोरी और देमेत्रा। देमेत्रा आपको अभी अपन ने डिस्कस कर चुके थे। क्या होती थी? मंदिर की पुजारिन। कौन होती थी? मंदिर की पुजारिन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्पॉन्डिफोरी। स्पॉन्डिफोरी कौन होते थे? उद्घोषक। कौन होते थे? उद्घोषक। उद्घोषक मतलब अब आ रहे हैं हमारे सामने वो वाले, ठीक है। और क्या क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि अच्छा ओके सीकर सेंटर पे हो आप, ठीक है। उद्घोषक क्या क्या उद्घोषण करता था कि पहले उसका नाम, ठीक है, उसकी जगह, ये सब चीजें उद्घोष करता था। और वो कंफर्म करता था, लोगों से पूछता था। अनाउंसर, बिल्कुल, वो लोगों से पूछता था कि इस बंदे पे अगर किसी को डाउट है, डाउट इन द सेंस ये कहीं ऐसे तो नहीं है ये किसी का गुलाम हो या ये अपराधी हो, है ना। अगर वो है तो वो अपनी आपत्ति यहाँ पे दे सकता था। ये मेन काम स्पॉन्डिफोरी का होता था कि वो बताता था लोगों को, पूछता था लोगों से कि इससे किस किस को आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो आकर के इसको बता सकता है, तो उसको भाग लेने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक में रथ के मैदान को क्या बोलते थे? बीकानेर शू माए भी पुराना बीकानेर रहने वाला। प्राचीन ओलंपिक में रथ के मैदान को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। स्टैड, बाल्बिस, हिपोड्रम, स्कैम। बताइए फटाफट। बिल्कुल अनाउंसर, बताइए फटाफट। बहुत इजी प्रश्न है। रथ के मैदान को क्या कहा जाता था बताओ। देखो अगर कुछ चीजें, हिप्पोडम, बिल्कुल। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हिप्पो, हिप्पो कौन होता है? दरियाई घोड़ा, घोड़ा, ठीक है। हिप्पो का मतलब ही घोड़ा होता है। और ड्रम का मतलब होता है सरफेस, सरफेस यानी कि चमड़ी या सतह, ठीक है। तो ड्रम का मतलब है सतह। जो हिप्पोड्रम, जिसके ऊपर, जिस सतह के ऊपर घोड़ा भागेगा, जिस सतह के ऊपर घोड़ा भागेगा, वो क्या कहलाएगा? हिप्पोड्रम। आता है ना वेलोड्रम, वेलोड्रम भी तो होता है उसी तरीके से हिप्पोड्रम। अब अपन बात करते हैं स्टैड। स्टैड क्या था बताएं फटाफट। ए के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। स्टैड क्या थी?
स्टेड के बारे में जब तक मैं कुछ और चीजें तुम्हें बता देता हूँ। नीला ड्रम, डराओ मत। स्टेड, स्टेड से एक शब्द बना है जिसको हम रोज हमेशा काम में लेते हैं। बिल्कुल, स्टेड का मतलब, स्टेड से हमें क्या शब्द मिला है? स्टेड से हमें एक बहुत बड़ा शब्द मिला है, स्टेडियम। क्या मिला है? स्टेडियम। स्टेड से बना है स्टेडियम, ठीक है। और स्टेड क्या होती थी? स्टेड एक रेस थी, ठीक है। कितनी? 210 गज की, लगभग 192 मीटर, ठीक है। वहां पे शुरू में रेसेज ही थी। अब इसमें क्या विशेष था आपको मैं बताता हूं कि इस तरीके से एक पोल लगा हुआ था और सामने एक दूसरा पोल लगा हुआ था। दो पोल लगे हुए थे पत्थर के। तो यहां से बंदा स्टार्ट करता था और उस पोल को जैसे ही क्रॉस कर जाता था तो उसका एक स्टेड पूरा हो जाता था, ठीक है। तो ये स्टेड की रेस थी, ये इसकी डिस्टेंस थी। अब बाद में क्या हुआ कि यार मजा नहीं आ रहा है, एक ही तरीके की रेस में तो क्या ही मजा आ रहा है, कुछ चेंज करते हैं। बिल्कुल 192 मीटर। अब स्टेड के जैसे इधर वाले पोल से मैं भागना शुरू कर रहा हूँ, लास्ट वाले पोल तक पहुंच गया, खत्म हो गया एक स्टेड। तो इन्होंने फिर बाद में डोलिकोस या डोलिचोस के नाम से एक दोबारा एक नई चीज उन्होंने लॉन्च करी। उसमें वो क्या करता था, आगे वाला जो खड़ा पत्थर लगा होता है खंबा, उससे घूम करके वापिस आ जाता था। वो जस्ट इसके क्या थी? डबल, यानी कि 2 स्टेड, ठीक है। और भी इस तरीके की काफी इसमें रेसेस थी। सॉरी, इसको क्या बोलते थे? जाके आने को बोलते थे डायलस। क्या बोलते थे? डायलस। डायलस का मतलब क्या है? 2 स्टेड। सॉरी, डोलिकोस क्या है? 24 स्टेड के बराबर होती थी। कितने? डोलिकोस कितने के बराबर होती थी? डोलिकोस या डोलिचोस कितने के बराबर होती थी? 24 स्टेड के बराबर। लगभग 5000 मीटर की ये रेस होती। 3 तरीके की रेसेस यहाँ पे होती थी, डायलस या डायलस तो यहाँ कर दिया 2 स्टेड के बराबर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 2 स्टेड के बराबर क्या है? डायलस। और 24 स्टेड। अब आपको यहाँ पे कई जगह ये देखने को मिलेगा कि डोलिकोस को कुछ लोगों ने कुछ जगह 1500 मीटर भी बताया गया है, ठीक है। तो बताने वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में ये कन्फ्यूज़न आज भी है कि ये 1500 मीटर की थी कि 5000 मीटर की थी। लेकिन एक बहुत अच्छी बुक है द गेम्स, आपने कभी देखी हो तो, एक बुक है गेम्स, द गेम्स, बहुत बड़ी वाइड बुक है। उसमें ओलंपिक का हर चीज़ है, आप उसको बिल्कुल। तो उस बुक में मैं उस बुक को पढ़ता हूँ, मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से ली भी है। उस बुक में इसको 24 स्टेट बताया गया है, ठीक है। एक पुरानी बुक है, लगभग 1965 की बुक है, उसमें भी यही बताया गया है कि 24 स्टेट के बराबर थी। तो मेरी तरफ से थे 24 स्टेट, यानी कि 5000 मीटर के लगभग है, ठीक है। बाकी 1500 मीटर नई बुक्स, नई राइटर्स 2-3 हैं जिन्होंने 1500 मीटर लिखा है, हो सकता है वो खुद कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल में। पीछे कुछ और एक्सप्लेन करने लायक रहा है क्या? देखें एक बार, हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक में पुगमे किस खेल को कहा जाता था? बताएं फटाफट, पुगमे किस खेल को कहा जाता था? ये सब बुक्स में है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब बुक्स के अंदर ये चीजें हैं, आपको पता है। लेकिन क्या है कि इसके पीछे की जो पर्दे की पीछे की कहानी जब तक आपको याद नहीं रहेगी, सिंगल वर्ड आपको याद नहीं रहेगा। द गेम्स गट्समत्स वाली नहीं है। द गेम्स गट्समत्स में तो क्या है कि जो रिक्रेशनल गेम्स है ना, 105 रिक्रेशनल गेम है उसमें। द गेम्स एक अलग बुक है, ओलंपिक की है स्पेशल। प्राचीन ओलंपिक में पुगमे किस खेल को कहा जाता था? बताओ फटाफट। बिल्कुल बॉक्सिंग को। किसको कहा जाता था? बॉक्सिंग को, पुगमे, ठीक है। क्या कहा जाता था? पुगमे। पुगमे से 2 वर्ड और बने होंगे आपके आगे, कभी आया था। खिलाड़ी बॉक्सर को क्या कहा जाता है? बॉक्सर को कहा जाता है पुगलिस्ट। क्या कहा जाता है? पुगलिस्ट, ठीक है। और बॉक्सिंग करना, बॉक्सिंग करने को क्या बोलते हैं अपन? पुगलिज्म। क्या क्या कहते हैं? पुगलिज्म, ठीक है। 1 घंटे की अपनी एक क्लास रहेगी, देख लो। 3 चीजें हो गई। पुगमे, पुगने, पुगमे से बने हैं पुगलिस्ट। पुगलिस्ट होता है बॉक्सर, और बॉक्सिंग करना जो है वो क्या कहलाता है? पुगलिज्म। क्या कहलाता है? पुगलिज्म। मेरा तो खुद का गेम है, तो पुगलिज्म क्या कहते हैं? पगलिज्म ही है एक तरीके से। सब दांत वांत बराबर हो जाते हैं। और कुछ उसमें एक्सप्लेन करने लायक? घुड़दौड़ आपकी होएगी, दौड़ की बात अपन ने कर ली। कुश्ती, रेसलिंग, आगे इसकी बात अपन करेंगे।
बहुत दिन है अपने पास, बहुत समय है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता को किस पेड़ की पत्तियों का ताज दिया जाता था? ये अपन इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में अपन समय खराब कतई नहीं करेंगे। जैतून। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? फटाफट बताएं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? 10 ही प्रश्न हुए हैं। ओके ओके, हाँ अब जाओ, बताओ फटाफट। सी, थियोडोसियस प्रथम। कौन था? थियोडोसियस प्रथम। अब थियोडोसियस प्रथम को क्या ऐसी आन पड़ी कि उसने बंद कर दिया? रीजन क्या हुआ कि ग्रीस जो देश है ना, बिल्कुल, जो ग्रीस जो देश है वो मूर्ति पूजा को मानता था। जैसे हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का बाद में धीरे धीरे क्या उसमें आडंबर ज्यादा हो गए, वो चीजें ज्यादा हो गई, तो अपने यहाँ भी मूर्ति पूजा का विरोध होने लग गया था ना। तो विरोध होने की वजह से कभी न कभी एक नया ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे यूनान का हो जाता है पतन, है ना। उत्तर एथेंस काल के अंदर यूनान का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। पतन का मतलब क्या है कि यूनान की व्यवस्था है वो इस तरीके की हो जाती है कि वहाँ हर आदमी को दर्शन शास्त्र से मतलब है, मतलब भाषण देने से मतलब है, ज्ञान देना है भाई, ज्ञान ही ज्ञान देना है, करना कुछ नहीं है। तो थोड़े भोग विलास में भी चले गए थे। इसके बगल में एक स्टेट था जिसे बोलते हैं अपन रोम। क्या बोलते हैं? रोम। रोम के लोगों को लगाया रहे, इनके पास इतना पैसा है, इतना मतलब सब कुछ चीजें हैं, तो क्यों ना हम इन पे कब्जा ही कर लें। करते तो कुछ है नहीं। तो रोम के लोग तो वैसे भी उनका तो जो सिस्टम था वो मैन ऑफ एक्शन था, वो तो लड़ाकू थे, मार्स की पूजा करते थे, खतरनाक लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि इन पे आक्रमण कर दिया और इन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करने के भी काफी दिनों बाद तक यहाँ पे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कब्जा कर लिया और कब्जा करते ओलंपिक बाद में भाग ले, मतलब इन्होंने ऐसे नहीं कि कब्जा किया और ओलंपिक को बंद कर दिया। इन्होंने बाद में भी काफी लंबे समय तक इसको होने दिया है। फिर यहाँ पे थियोडोसियस प्रथम है ना, थियोडोसियस प्रथम को ये लगा कि भाई अब नहीं, बहुत हो गया। ठीक है, काफी लंबे समय तक लड़ाइयां भी चली है इनके बीच में, कभी इनका कभी उनका, लेकिन फाइनली 394 एडी के अंदर, हाँ तीन, बिल्कुल बलविंदर जी सही है, 393 या 94 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, अकेले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें आज तक मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। 93 और 94 के बारे में एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि हम पढ़ते हैं बुक्स। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? बुक्स। और बुक्स में ज्यादातर बुक्स में 394 एडी है। ठीक है, बड़ी बुक्स में 394 एडी भी, मोस्टली बुक्स के अंदर क्या है? 394 एडी ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी बुक्स में 393 नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में 393 भी है। लेकिन मैं आपको ये राय देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को 394 ही करना है, क्योंकि उसका मटेरियल अगर आप कहीं आपत्ति लगाओगे, तो मैंने पहले भी भर्ती में मटेरियल मैंने ही प्रोवाइड कराया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी चीज़ें आई होगी उसमें। पीछे एक बुक की बात कर रहे थे, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलेंगे, सही है। तो 394 एडी आप कर सकते हो। 393 और 394 एडी हो तो आप 94 कर देना, बाकी ऑपरेशन का आपको लास्ट में रिजल्ट वही आएगा कि अटक के हिसाब, कोई उत्तर नहीं इसका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों पे प्रतिबंध किसने लगाया? थियोडोसियस प्रथम ने। एक सम्राट ऐसा भी था रोम का जिसने दोबारा उसको शुरू करने के प्रयास किए थे, आपको उसका नाम बताना है, फटाफट बताओ कि कौन सा ऐसा रोमन सम्राट था जिसने कोशिश की कि अच्छी चीज थी, क्यों बंद कर दी, इसको दोबारा शुरू होना चाहिए, बताओ कौन था? बताओ फटाफट। 20 क्वेश्चन हो पाएंगे 1 घंटे में इस तरीके से? तो देखो, ज्यादा प्रश्न कराना मेरा टारगेट नहीं है, आपका भी ज्यादा प्रश्न करने पे टारगेट मत रखो, ज्यादा सीखने समझने पे विश्वास रखो। टीचर्स आर बेस्ट स्टूडेंट, टीचर्स आर सॉरी स्टूडेंट्स आर बेस्ट टीचर्स। जो स्टूडेंट होते हैं वही सबसे अच्छे टीचर होते हैं। एक टीचर को सिखाने का सबसे बड़ा योगदान स्टूडेंट्स का होता है। मिलजुल के अपन अच्छी पढ़ाई करेंगे। थोड़ी सेकंड बताओ। नहीं, उसका नाम था सम्राट अगस्तस। कौन था? अगस्तस। अगस्तस एक सम्राट हुआ है, अगस्टस या अगस्तस, जिसने दोबारा ओलंपिक को, बिल्कुल अजीत सिंह जी एकदम राइट आंसर है आपका, कोशिश करी थी कि इन अच्छे इवेंट्स को दोबारा से शुरू करवाया जा सके।
बाकी जो इसके अंदर ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आगे फिर से हैं। अब अपन बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष, आपको डिटेल मैंने बता दी है 394। ये क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट बाद में खाली इसीलिए दिया है कि आपके क्लियर हो जाए कि मेरी तरफ से तो इसका आंसर 394 एडी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अभी की क्लासों में आपको इजी आंसर आ रहे हैं। मैं चाहता भी था कि पहली क्लास थी, मेरा क्या होता है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि मैं मेरे हिसाब से क्लास ले लेता हूँ और बाद में बच्चों को ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, फालतू आदमी है, नहीं देखनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों कि कुछ आ ही नहीं रहा है। कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ ही नहीं आ रहा, तो फिर बच्चा दोबारा उस क्लास को देखता नहीं है। इसलिए मैंने वो चीज़ें ही कवर करी है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, और जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे और अपने पास समय बचा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स, लास्ट में एक दो क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके लिए जो आप मुझे कल बताएंगे। ठीक है, चाहे तो आप मेरे को इस पे ऑफलाइन मैसेज डाल सकते हैं उसके ऊपर नीचे कमेंट में। आधुनिक ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? अब अपन आ गए हैं आधुनिक खेलों में, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कतई कंफ्यूज नहीं होना है। यह प्रश्न देने का कारण क्या है? यह प्रश्न देने का कारण क्या है कि और कुछ आए नहीं आए, यह प्रश्न आपके छपा हुआ जरूर मिलेगा आपको, सिर्फ इसलिए दिया गया है, सिंपल प्रश्न है। अब कुबर्टिन कौन है, उस पर अपन बात करते हैं। कुबर्टिन क्या है कि कुबर्टिन एक पॉलिटिशियन भी है ना, कुबर्टिन एक थिंकर भी है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था और फ्रांस की बहुत अच्छी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। जब इसके दिमाग में एक कीड़ आया कि यार ये कुछ चीज़ बहुत शानदार थी, गलत बंद हो गई, इसको दोबारा से शुरू करना चाहिए। आम आदमी को इस काम को शुरू करता तो शायद वो उसमें सफल नहीं होता, लेकिन ये प्रभावशाली व्यक्ति था और इसकी पूरी दुनिया के अंदर इसके परिवार की बहुत अच्छी पैठ थी, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो ये अलग अलग रईस लोगों से, खुद के लेवल के लोगों से मिले और उन लोगों के सामने इसने अपना विचार रखा कि मुझे ओलंपिक को दोबारा शुरू करना है। तो उन लोगों ने, किसी ने इसको कहा होंगे, किसी को कहा पता क्यों प्रयास कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, तो कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और बाद में लेकिन इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन ओलंपिक को दिया है, इसने पीछा नहीं छोड़ा और इन्हीं के प्रयासों से, सिंगल एफर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन मेन प्रयास कुबर्टिन का ही था, जो नया ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक जो अपन अब देखते हैं ओलंपिक्स, वो शुरुआत पीरियड ही कुबर्टिन ने करी थी। और कुबर्टिन ने हर एक वो चीज़ जो ओलंपिक से संबंधित है उसमें कुछ ना कुछ योगदान उसका रहेगा। सर क्लास प्रयास की है, उत्कर्ष का सब ऐसे ही होता है। तो अब अपन बात करते हैं और ऑप्शंस जो हैं, पेनी ब्रुक्स का, जॉर्ज एवरेफ और डेमेट्रिस विकलिस का, इसकी डिटेल क्लास खत्म होने से पहले अपने क्वेश्चंस में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसी सीरीज में अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए। इससे क्या ही फर्क पड़ता है, गुरु चेलों के रिश्ते बन जाते हैं ना, फिर बाद में किसी के ऐड आए, कुछ ही आए कुछ ही जाए, वो एक दूसरे पे भरोसे की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बताओ 13 का आंसर बताओ फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था, आपको बताना है। 18 जून 94, 6 अप्रैल 86, 23 जून 1894 और 23 जून 1896, फटाफट बताओ। ये बहुत नंबर्स जो हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आएगा 23 जून 1894 इसका राइट आंसर है। मीटिंग कब शुरू हुई थी वो भी इसके अंदर है, एक बार बताओ कब हुई थी मीटिंग शुरू। हाँ भाई मेरा बताओ, मीटिंग शुरू कब हुई थी? मीटिंग ही तो हुई थी, जो मीटिंग थी वो शुरू हुई और वो मीटिंग के लास्ट डे तक ये हो गया अभी ठीक है अपने को ओलंपिक करवाने हैं और ओलंपिक की कमेटी का अपने को गठन करना है। इन्होंने क्या किया, ओलंपिक की कमेटी का गठन होता है लास्ट डे इनकी मीटिंग के। तो मीटिंग शुरू कब हुई थी, वो पहला दिन बताओ। सर आपका स्माइल बहुत अच्छे, थैंक यू, फटाफट बताओ। खुश कर दिया यार मैं तो पहले इतना स्माइल कर रहा था। 18 जून 94 को जो मीटिंग है ये शुरू हुई थी
और इस मीटिंग में लास्ट में निर्णय लिया गया 23 जून 1894 को कि हम एक ओलंपिक करवाने वाले हैं, ओलंपिक की शुरुआत करने वाले हैं, और उस ओलंपिक के लिए हमें एक कमेटी बैठानी पड़ेगी। वो कमेटी सारी चीज़ों को देखेगी। तो यहाँ पे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन, अपने को एक कमेटी बनानी है, तो वो कमेटी इन्होंने यहाँ पे बना ली है। कब बना ली है? 23 जून 1894 को। बिल्कुल, सरबोन। सरबोन लिखो ना तो हमेशा साथ में लिखा करो कि सरबोन का है, ठीक है, ताकि चीजें एकदम जड़ से क्लियर। अब अपन बात करते हैं IOC के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे। आने वाला प्रश्न है, बार बार आता है, आपको लग रहा होगा इजी प्रश्न है, लेकिन ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर में छपेंगे। ये रियल में आने वाले प्रश्न है। ऐसा है इजीली, ये बहुत इजी है, बहुत लोग करते भी हैं, कोई भी कर सकता है कि ऐसा प्रश्न ढूंढ के लाऊं यार जो किसी को नहीं आता हो, है ना भाई। जब वो किसी को भी नहीं आता है तो हो सकता है वो पेपर में भी नहीं आता हो, तो परेशानी क्यों होना, है ना। पेरिस, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करना है IOC के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे, बताओ फटाफट। डेमेत्रियस विकिलिस। कौन चुने गए थे? डेमेत्रियस विकिलिस। अब बात करते हैं डेमेत्रियस विकिलिस था कौन, इतना पावरफुल बंदा कौन था कि उसको सबसे पहला अध्यक्ष बना दिया गया। डेमेत्रियस विकिलिस क्या था? एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था, ठीक है, पैसे वाला बंदा था, पहली बात तो ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक कहानी और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो ऑफलाइन क्लास में उनको तो मैंने पहले बता रखी है कि डेमेत्रियस विकिलिस पहले, कुबर्टिन जो है ना, कुबर्टिन पहली बार अध्यक्ष नहीं बने थे, कुबर्टिन अध्यक्ष बनते हैं बाद में, यानी कि 2 नंबर पे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब पहला ओलंपिक होना था, तो उस पहले ओलंपिक का ये था कि पहला ओलंपिक कुबर्टिन अपने खुद के देश में यानी कि फ्रांस में करना चाहते थे। बिल्कुल, यूनान का व्यापारी था, शाबाश। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जिद हो गई कि ओलंपिक होंगे तो फ्रांस में होंगे, क्योंकि कुबर्टिन ही सारा कुछ देख रहा था, तो उसने ये कहा कि ओलंपिक हम फ्रांस में कराएंगे। तो यहाँ पे डेमेत्रियस विकिलिस वो अकेला बंदा था जिसने यहाँ पे ये कहा था पहली बार के ओलंपिक तो हम हमारे देश में ही कराएंगे, ठीक है। तो ये जिद करने वाला आदमी था, इसी वजह से जो पहला ओलंपिक जो था वो कहाँ पे हुआ था? ग्रीस में, एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था। अब उसके लिए बात आ गई पैसे की, भी अब तुम्हारे यहाँ करा रहे हो तो पैसे का देखो, क्योंकि वो बंदा फ्रांस का था, फ्रांस में तो इधर उधर से जुगाड़ हो जाता पैसे का, तो ग्रीस में पैसे कौन देता। तो इन्होंने क्या करा कि अपने साथ के व्यापारियों से इसने पैसा इकट्ठा करा था, और उसके बाद ये गया था वहाँ की रॉयल फैमिली के पास, जो यूनान की, जो ग्रीस की रॉयल फैमिली थी उसके पास गया, और रॉयल फैमिली ने यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट दिया। उस अमाउंट और व्यापारियों के चंदे की वजह से जो पहला ओलंपिक है वो वहाँ पे ग्रीस में होता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि पहले ओलंपिक वहाँ होने का मुख्य व्यक्ति कौन उत्तरदायी है, तो डेमेत्रियस विकिलिस है, नहीं तो कुबर्टिन ये चाहते थे कि वो फ्रांस में हो, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि दूसरा जो ओलंपिक है वो फ्रांस में होता है। अब अपन बात करते हैं पेनी ब्रुक्स का, एवरोफ का। कुबर्टिन का हम पढ़ चुके हैं, एवरोफ और पेनी ब्रुक्स के क्वेश्चन आगे अपने पास हैं, तो उसमें वहां अपन बात करेंगे। IOC के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बताओ, बहुत इजी प्रश्न है। इतना इजी प्रश्न है, इनको फटाफट सरकाओ, फटाफट आंसर आने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये प्रश्न आते हैं, आने वाले प्रश्न है। क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, फिर वो एग्जाम में भी उनके आने के चांसेस उतने ही कम है। IOC के दूसरे, बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कल के लिए, कल तक ढूंढ लेना, कोई इश्यू नहीं है, कि कुबर्टिन जो है वो जो ओलंपिक हुआ था उससे पहले बन गए थे अध्यक्ष या उससे बाद में बने थे, ये आपको बताना है, फटाफट बताओ, है ना। तो डेमेत्रियस विकिलिस पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, कुबर्टिन यहाँ पे दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। नॉर्मन पिचार्ड, किंगजॉर्ज की बात करेंगे आगे। अब अपन बात करते हैं किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। जैसे चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है ना, क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रसेन की नीतियों का महाराणा प्रताप ने फॉलो किया था।
तो यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको फॉलो यहाँ पे किसी ने किया है? किसी ने, किसने? कुबर्टिन ने। किसको फॉलो किया बताना आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिलिंदर, राइट आंसर है। बाद में जो अध्यक्ष बनते हैं वो बाद में बने थे। बताओ फटाफट, किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है? कन्हैया जी, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, सब एक जैसे ही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, इंसान की फितरत है गलतियां करना और भूलना। जो आपने टिका दिया वो टिका दिया, वहां बदलेगा नहीं। पेनी ब्रुक्स, अजीत जी, राइट आंसर सी। एन एनाद्रियानाथ, एनाद्रियानाथ, ये क्या नाम है? थोड़ा समझ में नहीं आया, सॉरी, लेकिन थैंक यू। सी 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 सबका सही है, ठीक है। विलियम पेनी ब्रुक्स। अब विलियम पेनी ब्रुक्स क्या है, मतलब कैसा बंदा, कौन है विलियम पेनी ब्रुक्स? विलियम पेनी ब्रुक्स कौन है कि ये इंग्लैंड का एक बंदा है जो वेनलॉक गेम होते थे, वेनलॉक, शायद एग्जैक्ट नहीं पर 1850 के आसपास इसने शुरू किए थे। वेनलॉक गेम के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे उनकी जो गेम्स की जो थोड़ी बहुत सिस्टम था ना, वो ओलंपिक गेमों से मिलता जुलता था। तो पेनी ब्रुक्स के पास मिलने के लिए गए थे कुबर्टिन। कुबर्टिन ने उनसे वहाँ काफ़ी चर्चा करी कि मैं इस तरीके से ओलंपिक्स को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। तो एक लंबी डिस्कशन के बाद पेनी ब्रुक्स ने कहा था कि मैं जो मदद कर सकता हूँ वो मैं आपकी करूँगा। तो काफ़ी आइडियाज़ वहाँ पे, आइडियाज़ का आदान प्रदान हुआ और लास्ट में ये डिसीजन हो गया, ठीक है अपन ओलंपिक करवा रहे हैं, मैं अपने, ओके रितु है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पेनी ब्रुक्स क्या था, वह व्यक्ति था जिसने हाईली मोटिवेट कर दिया था कि तुम कर सकते हो। इस चीज को कुबर्टिन अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा हुआ है कि मैं घबरा गया था कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं पेनी ब्रुक्स से मिला तो मुझे ये लगा कि हाँ मैं आराम से इस काम को कर सकता हूँ। तो इसलिए पेनी ब्रुक्स को क्या माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का अग्रदूत या प्रीकर्सर माना जाता है, ठीक है। अब जॉर्ज एवरोफ की बात करते हैं। एवरोफ कौन है? जॉर्ज एवरोफ ने भी 2 या 3 बार ऐसे प्रयास किए थे कि ओलंपिक टाइम के जो गेम है वो यूनान में हो जाएं। इसके लिए इसने पैसा इकट्ठा भी किया था, लेकिन इसके प्रयास फेल हो गए थे। तो इसने वो पैसा जो इसने अपने लिए ओलंपिक के लिए इकट्ठा किया था, वो पैसा इसने कुबर्टिन को हैंड ओवर कर दिया था फर्स्ट ओलंपिक में, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक उद्घाटन समारोह में एथलीटों की परेड में सबसे आगे कौन रहता है? ऑफलाइन क्लास वालों को बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे ना, ये तो तुमने कर रखा है, लेटेस्ट पढ़ भी रहे हो, तुम्हारा तो रिवीजन हो रहा है। बताओ, ओलंपिक उद्घाटन समारोह में एथलीटों की परेड में सबसे आगे कौन सी टीम मार्च करती है, बतानी है आपको। बिल्कुल कुबर्टिन से पहले। कुबर्टिन को कुबेर बना दिया अजीत जी। बताओ फटाफट। ग्रीस, ठीक है। सबसे आगे कौन सी टीम मार्च करती है? ग्रीस की टीम, क्योंकि ग्रीस जन्मदाता है किसका? इस टूर्नामेंट का, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि सबसे लास्ट में कौन रहता है? सबसे लास्ट में रहता है मेजबान देश। पधारो हमारे देश, गेस्ट क्या इंतजार करता है तो सीधा पलक पावड़े बिछाता है तो पीछे ही पीछे रहेगा। और हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि अब ग्रीस में भी तो हो रहे हैं, तब कौन आगे रहेगा? आपको बताने हैं, फटाफट बताओ। ग्रीस जो है, यूनान, वहीं पे अगर टूर्नामेंट हो रहे हैं तो सबसे आगे कौन सा देश रहेगा और सबसे पीछे कौन सा देश रहेगा? टूर्नामेंट तो ग्रीस में भी हुए हैं, एथेंस में भी हुए हैं, कौन सा कंट्री आगे रहेगी? नॉर्मली अपन देख रहे हैं कि जो मेजबान है वो पीछे ही पीछे है। अब अगर मेजबान ही ग्रीस है तो सबसे पीछे कौन रहेगा, बताना है फटाफट। बताओ जल्दी। नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? ग्रीस ही सबसे पीछे रहेगा, बिल्कुल। आगे तो ग्रीस, आगे ग्रीस नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं,
देखो पता है क्या है, अगर देश ही मेजबान है ना, अगर नॉर्मल कोई देश है और वो मेजबानी कर रहा है ना, तो सीधी सी बात, वो पीछे पीछे खड़ा हो जाएगा, ग्रीस आगे आगे हो जाएगा। जब ग्रीस में ओलंपिक हुए थे ना, जब ग्रीस में ओलंपिक हुए थे, तो सबसे पीछे जो टीम थी ना, वो ग्रीस ही थी। सबसे पीछे जो टीम थी वो ग्रीस ही थी। लेकिन ग्रीस का सम्मान कैसे बचे जाए, है ना, तो वहां पे क्या था, जो ग्रीस का फ्लैग था ना, जो ग्रीस का फ्लैग जो था, वो फ्लैग सबसे आगे था। ठीक है, ध्यान रखना, जब ग्रीस में ओलंपिक हुए थे तो वहां पे खाली झंडा ही आगे था, टीम पीछे पीछे थी, ताकि सम्मान भी बचा रहे, आगे भी हम और पीछे भी हम। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। ए टू जेड की अपन बात करते हैं कन्हैया जी। ए टू जेड का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना कि जो टीमें हैं वो मार्चिंग ए टू जेड के हिसाब से नहीं करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब टीमों में सबसे आगे और सबसे पीछे की बात करें, सबसे आगे ग्रीस है, ठीक है, और सबसे पीछे कौन है, मेजबान देश है। ए टू जेड का नियम नहीं चलेगा, वहां नियम क्या चलेगा कि जो लैंग्वेज, जो भाषा उस देश में बोली जाती है, अगर अमेरिका में इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश के हिसाब से खड़े होंगे। अगर कोई और देश है उसमें अगर फ्रेंच बोली जा रही है फ्रांस में, तो फ्रेंच के अल्फाबेट के हिसाब से खड़े होंगे। जिस दिन हिंदुस्तान में होगा उस दिन अनार आ आम के हिसाब से ही खड़े होना पड़ेगा उनको, कै कबूतर खे खरगोश के हिसाब से भी खड़ा होना पड़ सकता है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्यों कि लैंग्वेज किसकी, मेजबान देश की लैंग्वेज मायने रखती है, न कि लैंग्वेज मायने रखती है। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से खड़े होते हैं, लेकिन ए से जेड के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से खड़े होते हैं, मेजबान देश की भाषा के हिसाब से खड़े होते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। आज तो मेरे को लग रहा है 20% ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस का उद्घाटन किसने किया था, आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, क्या पता नहीं था, एसके मोटिवेशन सब पता चल जाए, क्या पता नहीं था। बताओ फटाफट, प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था, आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, 20 ही प्रश्न करेंगे आज। 20 प्रश्नों में मेरे को लग रहा है कितने घंटे हो गए, माय गॉड, 8:30 घंटे, 8:30 बज गए। ये तो पता ही नहीं था, क्या पता नहीं था। चलो अब अपन इसको थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे, आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, यस सर, बी, हाँ बिल्कुल, किंग जॉर्ज प्रथम, जो यहाँ की रॉयल फैमिली जो थी, यहाँ के जो मेन राजा थे, किंग जॉर्ज प्रथम, उन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, इस ओलंपिक में नहीं, किसी भी ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो उद्घाटन हमेशा उस देश का राष्ट्राध्यक्ष या जो मुख्य व्यक्ति, सबसे फर्स्ट बंदा जो होता है वही करता है। ठीक है, जहां राजा है वहां राजा करेगा, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वहां पे राष्ट्राध्यक्ष करेगा। प्रथम ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसने किया, ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने, क्योंकि वो वहां के क्या थे, राजा। बता दो ना, क्या क्या एसकेएस क्या पूछना है, वो ऊपर चला गया थोड़ा, आपका कमेंट क्या पूछा था आपने। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, एवरेज का बता दिया, डेमेत्रियस विकिलिस का बता दिया, पीरियडिक कुबर्टिन का बता दिया, किंग जॉर्ज का पीछे रह गया था, इसका भी यहाँ पे अपन ने बात कर ली है। अपन अब बात करते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक का पहला चैंपियन कौन था, बताओ। ऑफलाइन पढ़ाते हैं राजेश जी, प्रयास के साथ ही हूँ मैं, और अभी अपन बताऊंगा मैं आपको कहाँ पढ़ाता हूँ। प्रयास है अब रिद्धि सिद्धि पे, जयपुर में, वहां पे पढ़ाता हूँ। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का पहला चैंपियन कौन बना था, फटाफट बताओ। दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन बातें करेंगे थोड़ी सी। ऑफलाइन बैच की भी जानकारी देंगे, कल सेमिनार भी है हमारे इधर 4 बजे शाम को। बताओ फटाफट, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का पहला चैंपियन कौन बना था, कौन बना था। जेम्स कोनोली, जेम्स नहीं है, जेम्स है। ठीक है, जेम्स कोनोली। आपको बताना है कि जेम्स कोनोली कौन से गेम का प्लेयर था। कोनोली, कॉलोनी, कन्फ्यूजन है वो, मतलब, मतबल, जनरल, जर्नल, ये अपने राजस्थान वालों के है ना, वैसे कोनोली, कॉलोनी। बताओ कौन से गेम का खिलाड़ी था, फटाफट फिर बाइंड अप करते हैं अगला प्रश्न लेके। कौन से गेम का खिलाड़ी था बताना है आपको।
प्रथम आधुनिक ओलंपिक का पहला चैंपियन सोच के बताओ, जब तक अगला प्रश्न लेते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे सफल एथलीट कौन था जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते थे 1896 में, बताओ फटाफट। प्रश्न नंबर लगाओ, क्योंकि दोनों प्रश्न एक जैसे हो गए ना, तो 20वें प्रश्न को आपको बताना है कि ओलंपिक में सबसे सफल एथलीट कौन था जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ट्रिपल जंप, राइट, बिल्कुल सही, ठीक सिंह जी। 5 मिनट। भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक आया है 1900 में, नॉर्मन पिचार्ड का। आईओसी के अंदर मेंशन है, आईओसी की जो लिस्ट है उसमें वो जो मेडल है वो अपने खाते में है, ना कि ब्रिटेन के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। उस अगर आंसर करके आते हो तो आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि कल को अगर आपको आपत्ति लगानी हो तो आप आपत्ति लगा सको। बताओ फटाफट, 4 मेडल किसके थे। 1896 ओलंपिक में सबसे सफल एथलीट कौन था जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ये रेसलर भी था, है ना, जिम्नास्टर भी था, 2 गेम थे, बिल्कुल, कार्ल शूमन। कौन था, कार्ल शूमन। अब आप जो पूछ रहे थे, एथलेटिक स्टाफ, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं, अपने 20 प्रश्न हो गए हैं। कल अपन थोड़ा सा देखो, जल्दबाजी पढ़ाने को मतलब नहीं, अपने पास समय बहुत है। आज अपन ने 20 करें, कल 20 कर लेंगे, अपने पास समय बचेगा, अपने पास समय होगा तो अपन 25 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, एक दिन के 50 होते दिखेंगे तो 50 भी कर लेंगे, ठीक है। 1900 का मेडल विवादित नहीं है, पता है क्यों नहीं है, क्यों, ब्रिटेन का अपने ऊपर कब्जा था, इस वजह से उन्होंने शुरू में अपने ऊपर ये कहा था कि ये मेडल हमारा है, क्योंकि वो देश। लेकिन जब आईओसी की ने क्या किया कि आईओसी ने उसको मेडल को उनके खाते में से काट करके इंडिया के खाते में जोड़ दिए हैं। अब ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो दोनों मेडल अपने साथ काउंट करती है। अब ये मेडल 100% शुद्ध अपने ही है। नॉर्मन पिचार्ड की पूरी कहानी बताएंगे आपको, नॉर्मन पिचार्ड की पूरी बात बताएंगे। और अब जो पूछ रहे थे जो कि ऑफलाइन क्लासेस का, तो ऑफलाइन क्लासेस का मैं तुम्हें बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों की सख्त आवश्यकता है हमारे को, आपका भर भर के इंतज़ार है। पहली बात, 2-4 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप तैयारी कभी करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या ये बैच पूरा करवा देगा जो सामने पढ़ा रहा है, या क्या यही बंदा पढ़ाएगा। या फिर आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा तो नहीं है सर, आधा कराओगे आधा छोड़ दोगे। एक जो आपका सिलेबस है ऊपर से नीचे तक, आपको एक सुई के नोक रखने की भी जगह नहीं छोड़ूंगा जिस टॉपिक को आपको ऐसे लगे कि ये सर ने कराया नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एकदम रिफाइंड मटेरियल, फर्स्ट क्लास मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, अकेला ही पढ़ाऊंगा मैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। और अगर बात करें गेम्स की, तो मैं खुद एनआईएस कोच हूँ, मेरे साथियों को बुलाया जाएगा गेम्स के लिए, मुझे अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, अदर जैसे एथलेटिक्स वगैरह में अगर मुझे लगा तो, अदरवाइज मैं खुद ही पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्स पूरा हो, कोर्स आपका ज़रूर पूरा होगा और समय से पूरा होगा। और ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर 3 या 4 बार मैं रिवाइजन भी कराऊंगा आपको। चीज़ का रिवाइजन के साथ साथ क्या है, आपको नोट्स भी दे जाएंगे, क्लास टेस्ट भी होगा, चीज़ें सारी होगी। अभी हमने बैच शुरू किया ही है, तो अभी हमारा धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है। और कल नए बैच के लिए सेमिनार है शाम को 4 बजे, प्रयास रिद्धि सिद्धि पे, ठीक है। और मैं फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ जयपुर। स्वर्ण पदक 1904 में मिला था किसको, कंफ्यूज नहीं होना है कन्हैया लाल जी, कौन सा मेडल 1904 में। बिल्कुल, पहले मतलब स्वर्ण पदक से मतलब ये नहीं है कि स्वर्ण पदक में वो सोने का पदक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्वर्ण पदक ही है ओलंपिक के इतिहास में। सावरमल जी, आप तो यार इंटेलिजेंट आदमी हो, आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। देखो, जो पहला स्थान है उसका गोल्ड मेडल ही है, ठीक है। ओलंपिक में उसको गोल्ड मेडल लिखा गया है, उसको उन्होंने लकड़ी का दिया कि मिट्टी का दिया, कि वो जो उसकी कीमत मायने नहीं रखती है।
उसका गोल्ड मेडल ही काउंट है। जब जिस बंदे के उस टाइम सिल्वर दे करके जिसको भेज दिया गया था ना, पहले स्थान वाले को सिल्वर दिया गया था, लेकिन उसका ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर, ओलंपिक के मेडल टैली के अंदर उसके गोल्ड काउंट होते हैं। ठीक है, गोल्ड 1904 में मिला था, ये मुझे भी पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए, आपने क्लास ज्वाइन करी। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस क्लास डेली इवनिंग 7:30। इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप प्लीज़ आएँ, क्लास को ज्वाइन करें। यही तरीका है मेरा, तो और ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। तो चीज़ें ऐसी है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो मिल बांट के दूर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि सारा मुझे ही आता है। हो सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया, स्टूडेंट आर बेस्ट टीचर्स। मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से जो मैं आपको बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ऑफलाइन की क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। जयपुर सेंटर की क्लास है ये, है ना। ये प्रयास की कहाँ की क्लास है? प्रयास की क्लास है। प्रयास में कौन सा सेंटर है हमारा? जयपुर। कौन सा सेंटर है? जयपुर। और मेरा नाम है, मेरा नाम ये है, गौतम। ठीक है, जाति लिखने का कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप हमारे सेंटर पे ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको आना है तो कल शाम को 4 बजे हमारे यहाँ सेमिनार, आप आइए। थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहा हूँ तो समझ जाओ। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास कितने बजे है? मॉर्निंग में क्लास 7 बजे है, 7 से 8। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।